औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेरिटा चैनल। आज से वेरिटा टीम आप लोगों के साथ एक नया सिलसिला शुरू करने जा रही है, जिसमें हम आप लोगों से कुछ सवालात भी लेंगे और हम आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात भी करेंगे। कैजुअल सेटिंग होगी, आप लोग अपने सवालात हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे पहले कि ये सिलसिला मज़ीद आगे लेके चलें, हमने सोचा कि सबसे पहले हम आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। वेरिटा टीम में कौन लोग हैं और हम लोग कैसे आए और हमारा वेरिटा के साथ कितना पुराना ताल्लुक़ है और कब से हम यहाँ पे हैं। तो आए आपकी मुलाकात वेरिटा टीम के दो इंटीग्रल मेंबर से करवाते हैं, डॉक्टर अरसलान शाहिद और मिस हना सयाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत करम है, ठीक ठाक है। खैर आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। तो मैं बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए अभी। तो ये इसी तरह चलता रहेगा जी, और अब इसको लाइट मोड पे ही रखेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों को साथ अच्छा वक्त गुजर सके। मैं स्टार्ट करूँगा मिस हना सयाल से। अब ये बाय चॉइस आई है या बाय डिफ़ॉल्ट आई है, ये इसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताएं। हाउ डिड यू लैंडेड एट वेरिटा? और बिल्कुल, मेरी यही सबसे पहले ज़हन में सवाल उठता है, स्पेशली जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कहीं भी दे रही होती हूँ, तब जब मैं बताती हूँ कि जो सयाल है वो असल में फ़ाइज़ सयाल की मैं बेटी हूँ। और हमारी जो ऑब्वियसली एक फैमिली का ये इंस्टीट्यूट है और हमने एज अ फैमिली इसको शुरू किया, तो लोगों को ज़हन में आता होगा सवाल कि शायद बाय फोर्स, जैसे कि फैमिली बिजनेसेस चलते हैं ना, कि बस नाम लिख लिया, कोई स्लीपिंग पार्टनर बैठा हुआ है, बस बेटा तुम हो ना, 4-5 पार्टनर्स चाहिए तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। तो मैं भी शायद इसी में ऐसे शामिल हुई हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है वेरिटा और मेरा लम्स का टाइम एक ही टाइम पे शुरू हुआ, 2010। मतलब वेरिटा एज इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ डूइंग वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स, जैसे अब हम करते हैं ना, काम तो एस का लसर का मतलब सरफाइज इतनी देर से कर रहे हैं, 90 से कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म में हमने पहली जो वर्कशॉप्स करनी शुरू की वेरिटा के नाम के अंडर, वो 2010 में। एंड 2010 में आप लम्स में आप मेरी एग्जैक्टली 2010 के आई थिंक अगस्त सितंबर में आई जॉइंड लम्स एज वेल। तो वो सेम टाइम था, और वो अल्लाह की तरह से होता है, मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता, वो ये वी प्लान एंड देन ही प्लान्स, ही इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। इंसान सोच भी नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक जो चेंज आ रहा है, वो साथ कुछ और भी जो चल रहा है, वो अल्लाह ताला कैसे दोनों को इंटीग्रेट करे। तो शुरू में जस्ट लाइक एनीबडी, जो कि ऑब्वियसली तब मेरी क्या एज थी 2010 में, आई मस्ट बी अराउंड 18-19, मतलब मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो एज होती है जिसमें आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन चल रही होती है ना, यू ट्राइंग टू फिगर आउट आप कौन हैं और आपने करना क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। यहाँ तक कि मैंने लम्स में इकोनॉमिक्स में अपना वो शुरू किया काम, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में हासिल की हुई थी उधर। ओ लेवल्स में आई गॉट डिस्टिंक्शन, और मुझे था कि इकोनॉमिक्स में, ऑब्वियसली माई फादर इज़ इनटू इकोनॉमिक्स एंड मेरा इंटरेस्ट भी था। लेकिन वो बदलता बदलता ऐसा हुआ कि शुरू में मैंने कैजुअली क्लासेस अटेंड करना, बैठना, हमारे टीम के बेशुमार प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जितना मैं लम्स टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, यूनिवर्सिटी जैसे करती हैं, तो उसमें मैंने बैठना और जितना मुझे टाइम मिलता था मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना। लेकिन आई थिंक अराउंड इन सॉफ्टमोर ईयर, सेकेंड ईयर के इर्द गिर्द एक रियलाइजेशन हुई मुझे, जिसकी वजह से मैं अभी तक इधर हूँ, जिसकी वजह से मैं वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं हूँ। और वो रियलाइजेशन ये थी कि मेरी साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और साइकोलॉजी में हमारे वहाँ कोर्सेज होते थे, साइकोलॉजी में मैंने कोर्सेज करने शुरू किए। अच्छा, अब डिफरेंट टीचर्स जो प्रोफेसर्स थे ना, उनका डिफरेंट अप्रोच थी पढ़ाने की। कुछ थे जो कहते थे रट्टा लगा के वापस आओ, मतलब आपको बाय डेफिनेशन हर थेरी का, हर साइकोलॉजिस्ट का पता होना चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब बस याद रखें, बस याद होना चाहिए आपको, नाम, डेट, सब कुछ याद। आई हैव ऑलवेज बीन रियली बैड, बहुत मुझे ना हिस्ट्री भी नहीं पसंद थी ओ लेवल्स में, क्योंकि मेरे से ना मैं सदियाँ बदल देती थी। मुझे टीचर कहती थी बेटा तो इस सदी में हुई नहीं थी ये वॉर, तुमने तो सदी बदल दी है। आई हैव ऑलवेज बीन रियली बैड विद डेट्स और साल और सारा कुछ कभी नहीं याद रहता था। तो इसमें मैं उनमें इतना अच्छा नहीं करती, जबकि मुझे इतना पैशनेटली मुझे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया साइकोलॉजी में। तो एक मैंने कोर्स लिया, वो
टीचर बड़ी ज़बरदस्त मुझे मिल गई बाय चांस, और उसी कोर्स की फिर मैं बाद में टीचिंग असिस्टेंट भी बनी इन लम्स, जिसमें पेपर जब आया ना, पेपर सारा एप्लीकेशन का था। ऐसा केस आता है आपके पास, आपको क्या करना चाहिए, ऐसा केस आता है, पूरी क्लास में नोबडी कुड फिल दैट पेपर अप एक्सेप्ट मी, जिसकी वजह से बाद में मैं टीचिंग असिस्टेंट बनी उसमें। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वेरिटा का था। ऑलराइट। तो वो रियलाइजेशन थी जिसकी वजह से आई एम सो पैशनेट अबाउट होम स्कूलिंग एज वेल, क्योंकि मुझे रियलाइजेशन मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, उसके बावजूद सच लिमिटेड एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, कि जिसमें मुझे पता चला कि नहीं, आपकी जो लर्निंग है वो वाकई में लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होती है, आप क्लासरूम सेटिंग में आप ये कितना कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे बाद में बुलाया जब मेरा पेपर हुआ और आई गॉट रियली गुड मार्क्स। एक तो उनकी टीचिंग असिस्टेंट जो उस वक्त था ना, उसने मुझे बुलाया, ये जवाब तो मेरे भी जहन में नहीं आते है ना, ये आपको कैसे है। फिर उन टीचर ने मुझे बुलाया, बेटा आप कहाँ से हो? मैंने कहा एक्चुअली माय फादर इज अ ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट मैम। अच्छा, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इस्लामिक साइकोलॉजी। मैंने कहा मैम मैं आपको सारा बताती हूँ। मैं उनके साथ बैठ गई एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन। मैंने उनको बाबा के बारे में बताया, मैंने उनको वेरिटा के बारे में बताया, जी बेटू आना है, मैंने सारा कुछ उनको बताया। और वो जो उनकी आंखों में एक था ना, ये कहीं हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। तो वो था ना कि एक इंसान को, ये फ्रेज शायद बहुत नेगेटिवली इस्तेमाल होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन इस मेरे जहन में भी ये चीज़ आ रही है कि शायद वेरिटा इनिशियली जैसे हम पढ़ा रहे थे, मुझे उनकी चीज़ों की अहमियत का एहसास तब हुआ जब मुझे पता चला कि बाहर की दुनिया में इसकी कितनी कमी है। और जब बड़े बड़े प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हुए कह रहे हैं हाय हमें भी नहीं पता था बच्चे, तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मैं तो एक बच्ची होने मतलब क्या 20 ईयर्स की थी मैं तब, उस वक्त मैंने ये सीख लिया हुआ था, मैंने देख लिया हुआ था, मैंने लोगों की मदद कर ली थी इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ इट। ये मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँगा। रिलेट सेम मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था वेरिटा जाने के, वेरिटा की प्रोग्राम्स लेने के बाद। मेरी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हुई थी, लेकिन लेटर ऑन आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस। बिल्कुल, मतलब आई थिंक ये इसी वजह से जो लोग वेरिटा के टीम मेंबर्स हैं वो वेरिटा के बारे में बहुत पैशनेट है। क्या हुआ? वो बहुत पैशनेट है, और वो पैशनेट इसलिए है क्योंकि इसकी जो पावर है, वो कहते हैं ना ट्रूथ की एक पावर होती है, और वेरिटा का मतलब भी ट्रूथ है। इसकी जो पावर है हमने वो देखी हुई है, वी एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। ये लोगों को जैसे अक्सर औकात सुनने को मिलता है, आपने भी सुना होगा कि भाई अल्फाज कैसे ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। नो, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, वी हैव सीन इट हैपन कि नहीं, और ये एक सच है जो दुनिया में बहुत कम जगहों पे मिलता है। और जब लोगों को मिलता है तो ये ऐसे ही जैसे आपने कोई खजाना आपने ढूंढ लिया, फिर आप कौन छोड़ना चाहेगा? लोगों को शायद ये लगता है कि वेरिटा एक बड़ा कोई मॉडर्न सा नाम है और पता नहीं इसका क्या मतलब होगा। वेरिटा एक इटालियन वर्ड है जो कि मेरा ख्याल है इस तरह से प्रोनाउंस भी नहीं होता। इटालियन में वो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसका मतलब जो है वो यही है, उसका मतलब ट्रुथ, सच है। तो दैट्स हाउ। थैंक यू मिस अना, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर। और नहीं, बस उसके बाद मेरी, आप समझ लें, खुद से जर्नी जो थी अपनी चेंज की बहुत ज़्यादा। उसके बाद आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन सो मच बिकॉज ऑफ वेरिटा, और उसमें यहाँ से जो सारा सीखा वो मैंने अपनी इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया अपने अंदर, और फिर जुड़ी रही माशाल्लाह से, सीखती रही, ज़्यादा जुड़ गई। ये भी वेरिटा के पार्टिसिपेंट है। अब एज अ फैमिली हम इसमें काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एरियाज में काम कर रहे हैं। क्या? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, एक ये कहानी जानने से पहले, इस स्टोरी को करने से पहले तो कोई भी बंदा ये कहेगा कि जी हाँ जी फायज सियाल साहब की बेटी है तो यही तो करना था उसको। तो हाउ, मेरा ख्याल है कि आपको ये शायद लोग सवाल करते भी होंगे, तो हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मेरा भाई इसमें नहीं है। मेरा बड़ा भाई है, 3 साल बड़े मेरे से, बट उसका काम रिसर्च में है, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन दैट। और हमारे पेरेंट्स ने कभी हम पे फोर्स नहीं किया दैट यू सपोज टू, मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरा सोचा हुआ हमेशा था इकोनॉमिक्स, सोचा हुआ था शायद मैं टीचर बन जाऊंगी, सोचा हुआ था बाहर चली जाऊंगी, स्कॉलरशिप्स मिली भी, लेकिन वो अल्लाह ताला ऐसे दिलों को भी ऑब्वियसली ही कंट्रोल्स और हार्ट और हमारा जो जैसे जहन चलता है, और वो लाइफ के ऐसे दरवाजे खुलने शुरू होते हैं कि इंसान सोचता चला जाता है कि यार सोचा नहीं था कि लाइफ में आई विल बी डूइंग दिस। तो आई हैड एक्चुअली नेवर थॉट कि मैं अपने फादर के साथ काम करूँगी। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम, वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, लेकिन नेवर थॉट कि मैं ये काम टेकअप ऐसे करूँगी जैसे मैंने किया।
तो वो अपनी ही ग्रोथ, अपनी ही जर्नी की वजह से। थैंक यू सो मच। पता है पिछले 9 साल की शादी में आपने मुझे ये नहीं बताया कि उस टेस्ट में ये सारी कहानी हुई, उस टीचर ने आपसे ये पूछा जिसकी वजह से आप बैठे। मैं आज जब एग्जैक्टली अभी मैं ये सब सोच रही थी ना, तब मैंने कहा मुझे लगता है मैंने इरसान को भी ये बात ही बताई भी नहीं। बिल्कुल दिस एक्चुअली हैपेंड, जिसकी वजह से ये हुआ। आप तो जब आए थे तो मैं थी ना मेरे टाइम, आपने भी मेरे से नहीं पूछा बेटा में की। अच्छा जी, हाँ जी, थैंक यू मिस अना। और अब मैं आऊँगा डॉक्टर अरसलान शाही साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आई नो कि आप कैसे आए, क्योंकि मैं भाई शादी करने नहीं आया समझ आइए। हाँ, वो एक ये भी आप पे जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है, हाँ जी, कि यू आर ऑल्सो हेयर कि आप क्योंकि सर फाइज सयाल के जो हैं वो सन इन लॉ है, तो इसके पीछे हकीकत क्या है और आप कैसे आए, कैसे पहुंचे यहाँ पे? सन इन लॉ की तो हकीकत बाद में, बहुत बाद में आई। मेरी जो कहानी शुरू हुई वो हेल्थ के ही हवाले से शुरू हुई, और मैंने एक आध 2 वीडियोस के अंदर भी इसका जिक्र किया हुआ है कि अम्मी जो हैं उनका घुटनों का मसला था। मैं 3rd ईयर में था मेडिकल कॉलेज के, और उस टाइम पे वो किसी हकीम साहब के पास गई और जनाब दिखवाने के लिए। मैंने उससे पहले शिफा के अंदर, शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर बहुत अच्छे किसी डॉक्टर से अम्मी को चेकअप वगैरह करवाया। उन्होंने आगे से यही कहा कि बीबी जी आप वज़न कम करें वरना गोडा तब्दील हो, चोट गल मुका देती थी। अच्छा, अब अम्मी जो हैं वो इसी चक्कर में परेशान थी और वो गई इधर गुजरांवाला, अल्लाह बख्शे हकीम अब्दुर्रहमान साहब के पास। फौत हो गए हैं अब, लेकिन ही इज़ दैट वन पर्सन जिसने मेरी मेडिकल फाउंडेशन को हिला दिया था। तो अम्मी चली गई गुजरांवाला अब्बू के साथ, हम इस्लामाबाद में घर में थे, और कोई 3-4 घंटे के बाद वापस आती हैं। तो वापस आती हैं वो, तो उनके पास ना एक नुस्खा सा था, वो मैं देखना शुरू हो गया। अब उस टाइम पे ना नई गले में टूटी डलती है, गर्दन में सरिया आ जाता है, बंदा अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर देता है। अब मैं देखूं उस प्रिस्क्रिप्शन को और फिर मैं ना अम्मी को देखूं, फिर मैं देखूं प्रिस्क्रिप्शन को, मैं फिर अम्मी को कहूँ कि ये कौन है ये बंदा, मुझे इसका नंबर दें, मुझे इसका एड्रेस दें, ये आपको वज़न कम करने का नुस्खा दिया है कि हार्ट अटैक का नुस्खा दिया? जनाब 12 देसी अंडे की जर्दियाँ, 1 प्याली घी की जनाब आपने सुबह पीनी है, फिर शाम पीनी है पिघला के, बाकी भी कुछ चीज़ें और लिखी हुई थी। मेरे तो धुएँ निकल गए थे। मैंने कहा कि भाई ये आपको कुछ हो गया ना तो मेरे हाथों वो हकीम मर जाएगा, मैं ये आपको बता दूँ। लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला जो हिसाब है ना, तो अम्मी जान ने शुरू कर दिया नुस्खा, मुझे नहीं पता है। और कोई महीने 1.5-2 के बाद अम्मी का 10 किलो गिरा हुआ। होता है पाका, ये हुआ कैसे? अब मैं नुस्खे, वो अम्मी कहती है मैंने ये किया है बस, और तो मैंने किया ही कुछ नहीं। तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग दैट जेंटलमैन, जो हकीम साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनसे मैंने उस टाइम कुछ सीखा भी फिर, और दैट वाज द शुरुआत जहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि यार ये जो मेरे वालिद साहब ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर मुझे पढ़ाया, इतना ख़र्चा किया, और इससे आगे अब मैं मज़ीद ट्रेनिंग की तरफ जा रहा हूँ, मुझे खोट महसूस होना वहाँ से शुरू हो गई। 3rd ईयर मेडिकल स्कूल से मुझे खोट महसूस होना शुरू हो गई थी कि यार ये जो नॉलेज है ना ये कंप्लीट नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे दिमाग के अंदर इसी तरीके से बहुत सारे सवाल पैदा होना शुरू हो गए। यार ये दवाई मैं उसको देता हूँ जो नुमान जैसा लगता है, उस पर काम करता है, इस नुमान पे क्यों नहीं काम करता? इशू दोनों का एक है, स्टेचर एक है, एज एक है, सारा कुछ एक है, तो अब उस पर वो दवाई काम कर रही है, इस पर क्यों नहीं करती? फिर मैंने एक और चीज़ देखी ज़िंदगी में कि हमारे पास ना पेशेंट्स आते होते थे जिनको बड़ा सारा प्रोटोकॉल दिया जाता था, हम उनको अपनी मेडिकल ज़बान में प्रोटोकोलाइटिस कहते थे। अब वो जब भी वो प्रोटोकोलाइटिस आता था ना, ये एक डन बात थी कि वो प्रोटोकॉल पेशेंट हमेशा ख़राब होता था।
मैंने कभी उस प्रोटोकॉल पेशेंट को बगैर कॉम्प्लिकेशंस के वापस घर जाते हुए नहीं देखा। प्रोटोकोलाइटिस का थोड़ा सा बताएं भी सही कि क्या था वो, क्या मतलब व्हाट वाज इन इट, वो क्या करते थे या आप लोग उनके साथ क्या करते थे? जनाब पेशेंट आया, उसके साथ 2 गार्ड आए, उधर से फ़ोन आ गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि जी वो फ़लाने मिनिस्टर का फ़लाना वो है, फ़लाने किसी बड़े बंदे का कोई मरीज़ आया है जी, उसको चेक करें और उसकी केयर करें। अब वो हमारे हेड ऑफ जहाँ हम ट्रेनीज़ हाउस अफसर ओपीडी चला रहे हैं, वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट उठ के आता होता था उस पेशेंट को देखने के लिए। अच्छा, वो पेशेंट को देखा, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको देखा गया जनाब, उसको आधा घंटा लगाया, उसके बाद जो है वो उसकी सारी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी, 4 हाउस अफसरों को दौड़ा दिया कि तुम ये काम करो इसका, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो इसका, कल सुबह इसकी सर्जरी है। जनाब सर्जरी का टाइम आता है, लाइट चली जाती है। अच्छा, वो लाइट शोर शराबा डल के जैसे ही पेशेंट अंडर होने लगता है लाइट चली गई। अच्छा, लाइट आई वापस, पता चलता है पीछे से गैस बंद हो गई। अच्छा जनाब, पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक से रिएक्शन हो गया। अब ये एक लड़ी चल पड़ती होती थी, जब तक कि वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होता था, उसका वुंड भी इन्फेक्ट होता था, उसके बाद उसका दिमाग भी ख़राब होता था गलत हो गया खैर, उसका वुंड भी इन्फेक्ट होता था, उसके फॉलो अप भी इतने लंबे होते थे, वो अजियत में भी होता था, वो शोर शराबा भी करता था। और उसके बरक्स एक बंदा आता था जिसका उससे बड़ा मसला होता था, लेकिन वो सब्र शुक्र करके आता था, खामोशी से, उसको किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता था और ठीक होकर चला जाता था। अब ये इस किस्म की चीज़ों के ना मेरे जहन में सवाल बैठ रहे होते थे कि यार ये कौन सी साइंस है जो कि किताबों के अंदर नहीं लिखी हुई, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। फिर मेरी खाला अल्लाह बख्शे, उन्होंने मुझे एक किताब दी मेरे FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम से ज़रा सा पहले, ख्याल में महीना रह गया वो होगा एग्ज़ाम में। तो उन्होंने एक किताब मुझे दी कि बेटा ये पढ़ना, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। उनको ना बड़ा शौक़ था स्पिरिचुअलिटी के अंदर, और आगे पीछे और किस्म की वो फेंग शुई और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो देखती रहती होती थी। तो इस किताब का नाम था द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न। उस किताब ने मेरा जो दुनिया को, ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया है ना, वो बदला सबसे पहले। उसके अंदर सिर्फ एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात हुई, और इस हद तक मैं उस किताब से इंस्पायर हो गया हुआ था कि मैंने बाकायदा कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट भी की, सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए। मुझे उस टाइम पे क्रेज़ था F1 रेसिंग का, फार्मूला 1 रेसिंग का। और अगर आपने मूवी देखी हो ना, तो उस मूवी के अंदर ना एक बंदा आंखें बंद करके ना इसी तरह के सोफ़े पे बैठा होता है और वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, और वो बाकायदा विजुलाइज करता है, वो फील करता है कि वो जैसे गाड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एग्जैक्टली यही काम इसी तरह के सोफ़े पे बैठ के करना शुरू कर दिया, और यकीन माने कि हफ्ते के अंदर अंदर मेरी मुलाकात पाकिस्तान के F2 के रेसर से हो गई, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में कोई एग्जिस्ट भी करता है जो फार्मूला रेसिंग में इस लेवल पे पहुंचा हो कि उसने दुबई अबू धाबी जाके कोई रेसेस वगैरह भी की हो। तो वहाँ मेरा ना पुख्ता हो गया ईमान के यार ये चीज़ काम ज़रूर करती है, लेकिन ये दीन में क्यों नहीं हमारे कहीं लिखी हुई, इस्लाम में क्यों नहीं लिखी हुई। दैट इज़ व्हेन दिसंबर 2013 में सर फाइज का 360 डिग्री वेलनेस का सेशन सामने आता है कि जी ये कोई साहब हैं, इनका नाम मैंने सुना हुआ था, अम्मी अल-हुदा में थी, तो उन्होंने 2007 में ही इसका जो है वो नाम मेरे सामने लिया हुआ था सर फाइज का और उनकी किताबों का। तो नाम से मैं था फेमिलियर थे, लेकिन आप जानते नहीं थे? बिल्कुल जानता मैं नहीं था। मैं यही समझता था कि शायद कोई होंगे मौलवी साहब जिनको अंग्रेज़ी आती होगी, उन्होंने किताबें लिख दी होंगी। मेरे जहन में तो वही टैबू मौलवियों वाला जो वो एक सिलसिला जहन के अंदर था जिनसे मैं हमेशा से भागता रहा हूँ, तो मेरे जहन में वो था। इस वजह से मैंने उस टाइम आई डिड नॉट पे एनी हीड, अदरवाइज टुगेदर फॉर एवर, बॉर्न अगेन, रोड टू सक्सेस, ये मेरे घर में 2007 की पड़ी हुई थी, और आ गया हुआ था 2013, मैंने उन किताबों को नहीं चढ़ा हुआ। अब 2013 में सर फाइज की इस वर्कशॉप में जब मैं बैठा हूँ, और 360 डिग्री वेलनेस 2 दिन की उस टाइम पे वर्कशॉप होती थी हेल्थ के ऊपर, और उसके अंदर सर ने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसकी बात की, और इसकी बात इस तरीके से की कि इसको जो है
इंटीग्रेट किया हुआ था इस्लामिक वर्सेस के साथ, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा। वो दिन है और आज का दिन है, मैं वेरिटा के साथ नथी हो गया। और इस चीज़ का तो मैं गवाह हूँ क्योंकि मैं उस वक्त प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा था, ऑर्गेनाइज करवा रहा था। डॉक्टर साहब के सवाल नहीं रुक रहे थे और आई वाज फीलिंग कि डॉक्टर साहब को जो है ना अंदर बाहर हिल चुका है। तो आई रिमेंबर के कितना जो है वो एकदम से इनको हमें, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं हमें, अब भी टीम के जो लोग हैं हमें पता चल जाता है कि ये बंदा सवाल कर रहा है, तो अब इसकी अंदर की सिचुएशन क्या चल रही है। जो इसमें से गुजर चुका है उसको हाँ। पता होगा कि अच्छा अब ये इसके दिमाग में ना ये खिचड़ी पक रही होगी। तो वो डॉक्टर साहब के बहुत सवाल थे और सर ने भी पेशेंटली सारे सवालों के जवाब दिए। अच्छा, मुझे ये नहीं याद कि उस टाइम मैंने सवाल बहुत किए थे। मुझे ये ज़रूर याद है कि सर ने उस सेशन के अंदर, उन 2 दिन के अंदर, डॉक्टरों को इतना लताड़ा था जी, फार्मा को इतना लताड़ा था कि लोग ना मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे कि जी ये डॉक्टर साहब बैठे ने, इन्होंने या तो दिमाग खराब है, उठते क्यों नहीं। लेकिन मुझे अपने ना सवालों के उधर जवाब मिल रहे थे। और अल्लाह सर फायज़ को लंबी ज़िंदगी दे, ही वॉज़ दी ओनली पर्सन जो कि मेरी 10 साल, उस टाइम पे मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले थे इस मेडिकल की फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली मरीज़ों से मिलते हुए। तो उन 10 साल के अंदर मेरे सवालों के कोई जवाब नहीं दे सका, कोई किताब नहीं दे सकी। और मज़े की बात है कि अल्लाह की किताब का जवाब जो है वो मैंने सर के मुंह से सुनना था। और वो जो इंटीग्रेशन थी ना, वो बस मुझे एक तरह से समझें कि खींच के ले आए। बाकी बातें बाद में हुई। फिर हना के साथ शादी का सिलसिला जो है ये कहीं 2015 में हुआ, लेकिन मैं आया एज अ स्टूडेंट ऑफ वेरिटा था। मैं लाहौर भी शिफ्ट इसी तरीके से हुआ कि मैंने ये चीज़ सीखनी है। हेल्थ के नए डायमेंशंस मेरे सामने खुले। मैं अपने आप को फन्ने खां समझता था, चूज़ा रह गया ये सोचते हुए कि हमें तो सिर्फ 25% हेल्थ आती है, FCPS हम कर जाते हैं और हम सिर्फ 25% हेल्थ को टैप कर रहे हैं, 75% इज अनटैप्ड एंड 25% इज व्हाट? फिजिकल हेल्थ। यस, फिजिकल हेल्थ। और बाकी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ इसको तो कोई टच ही नहीं करता। वो दम दरूद के लिए जनाब आप उधर जा रहे हैं और बम बरूद के लिए आप उधर जा रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं। फिर दरमियान का जो होता है वो जब दिमाग ख़राब हो जाए तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन वो यू नीड टू हैव एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला, वो चीज़ नहीं नज़र आती थी। ये होलिस्टिक हेल्थ में मैंने जो ओथ लिया था हाथ खड़ा करके, मुझे उसकी भी मुझे लगता था कि जैसे कि वो ओथ उसका एक्चुअली अब हक अदा हो। उसके बाद मैंने फिर हिपोक्रेटिस की पुरानी एक्चुअल ओथ पढ़ी थी जिसमें लेट फूड बी दाई मेडिसिन भी था और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू नो हार्म प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ था। ये चीज़ें तो आजकल के ओथ में से हटा दी गई। ये मेरी कहानी है जी। तो मेरे ख्याल में मैंने ना बहुत बोल लिया है। नुमान साहब आपकी भी बारी बनती है। आपको भी बताना चाहिए आप कैसे आए थे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डिटेल ये तंजिया था कि वाकई? अच्छा डॉक्टर साहब मैं बोल बोल के हम टाइम खत्म कर छड़िए। हम 5 मिनट रह गए ने, हुण मनु फड़ा देता है। हले भी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर सलान। मेरा इंट्रोडक्शन, पहली बात तो ये है कि जी आप लोगों को मैंने करवा दिया, मैंने अपना करवाया नहीं। मेरा नाम नवाज शाहिद है एंड इट्स बीन 10 years मैं वेरिटा के साथ और सरफाइज के साथ एसोसिएट हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुँचा, सम वट जो आप लोगों ने बोला है उसी से मिलता जुलता ही मेरा भी सफ़र है। आई रिमेंबर कि मेरी अभी नया एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और फर्स्ट सेमेस्टर था। लेकिन एक जो चीज़ थी जिसकी वजह से शायद मैं वेरिटा तक पहुंच गया, वो ये है कि मैं बचपन से बागी हूँ। हर उल्टा काम जो लोग करते हैं उससे हट के करने की जो है वो होती थी कोशिश। मेरा सफ़र इस तरीके से शुरू हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था और हमारे एक टीचर थे जो कि वेरिटा टीम का हिस्सा भी रहे हैं, बिलाल इदरीस साहब, और हमें वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा रहे थे। ऑल्दो कि मैं इंजीनियरिंग में था, लेकिन वहाँ पे वो सब्जेक्ट जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको लाजमी करने होते हैं, तो इस्लामिक स्टडीज़ थी।
उन्होंने जस्ट हमारा कोई फर्स्ट मंथ था, आई थिंक जो सेकंड मंथ चल रहा था, और हमारा एक ट्रिप प्लान हुआ था मुश्तवरी मरी का, और जो कि 200 रुपये में आपको जो है वो मरी लेके जा रहे थे हाइकिंग का। और उसी वक्त बिलाल साहब ने क्लास के अंदर जो है वो बताया कि एक इस तरीके से वर्कशॉप हो रही है। एंड वर्कशॉप वर्ड मैं पहली दफ़ा सुन रहा था कि वर्कशॉप, हमें यही पता था कि जी ऑटो वर्कशॉप होती है वर्कशॉप होती है, किसी मैकेनिक की वर्कशॉप हाँ, की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस किस्म का होता था कि हाँ वर्कशॉप। फिर मुझे थोड़ा सा पूछने में पता चला कि जी हाँ ये वो लेक्चर होता है। लेक्चर यार, सारा दिन लेक्चर लेते हैं, वो और लेक्चर लेते चले जाए। खैर वो फर्स्ट एक अपॉर्चुनिटी आई, मुझे कन्विंस किया, करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि पागल हूँ मैं, एक दिन का ट्रिप छोड़ के जो है वो मैं एक लेक्चर लेने चला जाऊँ। हाँ, मरी जाना चाहिए शुगल वगैरह। तो जैसे सब करते हैं तो मैंने भी ऐसे ही किया कि जी मैंने नहीं जाना। खैर वो ट्रिप हो गया, सारा कुछ मामला हो गया। उन दिनों में इस्लामाबाद में वेरिटा के प्रोग्राम्स होते थे, और वो हर मंथ नहीं होता था, 2-3 मंथ्स के बाद एक प्रोग्राम होता था। अब नेक्स्ट जो आया प्रोग्राम, तो फॉर्चुनेटली एक मेरा क्लास फेलो वो चला गया उस प्रोग्राम में जो फर्स्ट प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम पे उसने कहा कि भाई छोड़ दो सब बातें, तुम आओ। समहाउ ही कन्विंस्ड मी कि तुमने आना है इस प्रोग्राम में, और तुम जो है वो देखोगे तो फिर पता चलेगा। मैंने कहा चलें ठीक है यार, तुम इतनी बात तारीफ़ कर रहे हो तो मैं चला जाता हूँ। मज़े की बात यह है कि वो उसका सेकंड और लास्ट प्रोग्राम था। उसके बाद वो कभी उस वेरिटा के किसी प्रोग्राम में नहीं इस्लामाबाद में आया, कम अज़ कम। उसने सबब बनना था बस। तो वो बेसिकली मुझे अल्लाह ताला ने उसको प्लेस किया था कि मुझे यहाँ तक ले आए। अच्छा, वो प्रोग्राम जो था, फर्स्ट प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, वो 2 डेज़ का प्रोग्राम था, और फर्स्ट डे पे ही मैं, जिसे कहते हैं ना कि अंदर एटमी धमाके हो चुके थे मेरे, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब जो मैं सोचता होता था कि यार इसका जवाब मुझे कहीं से नहीं मिलता, या ये चीज़ें कौन, इसके बारे में कोई बताता नहीं है। अब वो टॉपिक ऐसा था जिसको अगर आप देखें सुने तो वो लगता नहीं है कि उसका कोई दीन के साथ, कोई इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। टॉपिक था पर्सोना फॉर सक्सेस, और जिसमें हम सर ने डिस्कस किया कि पर्सोना क्या होता है, ड्रेसिंग क्यों करनी है, मैनर्स क्या होते हैं, खाना जो है वो कैसे खाना है। और वो जब सर ने पढ़ाना शुरू किया और बताना शुरू किया तो वो एक शौक था कि यार ये सारी चीज़ें तो हमें दीन बताता है, लेकिन हमें ये कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, और वो प्रोग्राम एक सबब बना जुड़ने का। और बहुत सारे सवाल जो मेरे पहले से थे जहन में, प्रैक्टिकली जो दीन की प्रैक्टिकल साइड होती है, जो इस्लाम की प्रैक्टिकल साइड है, वो माशरे में नज़र नहीं आती थी, सिवाय नमाज, रोज़े, हज और नवाफिल और इन चीज़ों के, मिलाद और ये त्यौहार। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आती थी। तो ये प्रोग्राम ने मुझे वो झटका दिया कि नहीं भाई, ये इस्लाम आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप इसको ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से मजहब और दुनिया को हम अलग लेके चलते हैं ना, दीन की हम एसेंस नहीं। बिल्कुल ऐसे ही वो एक, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप दीन वाले हैं और वो एक औरा के अंदर आप आएंगे, सर पे टोपी होगी, एक यहाँ पे वो एक हुलिया होना चाहिए, लाल रुमाल होगा और इस तरीके से होगा। तो क्योंकि मैं अब हमारी जो जनरेशन है, अब तो खैर उससे भी आगे बात चली गई, तो हमारी जनरेशन को ये चीज़ें उस तरीके से अपील नहीं करती थी। तो मुझे ये बड़ा अपील किया कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये वो सर ने जो वहाँ पे बातें की और उसके पीछे हदीस, कुरान, उसकी बातें थी। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, दीन जो है वो आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देता है। तो वो मेरी फर्स्ट वर्कशॉप थी, और उसके बाद देन बहुत कुछ चेंज हुआ, बिलीफ चेंज हुए। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, जो वो हमारा, अब मुझे नहीं पता आजकल है कि नहीं, वो एक हमारा एफएससी में होता था, ए मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो मेरी माशाल्लाह वो वाली सूरत हाल थी। हर मंथ मेरा एक लाजमी जो है वो चक्कर होता था हॉस्पिटल का। तो सर की और प्रोग्राम्स लिए, हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम्स लिए, लाइफस्टाइल के ऊपर बात पता चली, तो लाइफस्टाइल को चेंज किया। हेल्थ के हवाले से मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो एक 180 डिग्री का चेंज आया।
टॉन्सिल्स का मुझे मसला बचपन से था, वो ख़त्म हो गया, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो गई लाइफ के अंदर। मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हो गए, इम्प्रूव हो गए। तो डेट्स हाउ मैं जिस तरह से इस तरीके से फिर हुआ, फिर मैंने वो आपको बताया, बागी तो था, तो मैंने इंजीनियर्स मेरे ख़ानदान में सारे वालिद साहब से लेके सारे भाई इंजीनियर हैं। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो भी मैंने कहा कि जी मैंने नहीं करनी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे वो उसके वैल्यूज़ के मुताबिक नहीं है। तो वो भी शौक़ था घर वालों के लिए, लेकिन वो ये एक शौक़ था, लेकिन मेरे अंदर वो जो उन्होंने चेंजेस देखे, तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मैं एक बिल्कुल चेंज जो है वो पर्सन था, और एक नया नुमान जो है वो लोगों को देखने को मिला। और शायद जो लोग नहीं जानते, जो 10 साल से 12 साल से नहीं मिले, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आई। तो इस चेंजेस की वजह से फिर मैंने उसके बाद, वो फर्स्ट वर्कशॉप थी, मैंने इस्लामाबाद में कोई वर्कशॉप नहीं छोड़ी, फिर मैं लाहौर आना शुरू हो गया, एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लर्निंग बढ़ती गई। और समहाउ ये हमारा तो नहीं प्लान होता, अल्लाह ताला का प्लान होता है। आई लैंडेड एज अ वेरिटा टीम मेंबर इन 2014, और अब 10 इयर्स हो चुके हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो गई है और माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, ये डालना है। तो 2014 से आई एम विद वेरिटा, 10 इयर्स हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां चेंज करने में, उन लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करने में, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करने में, लर्निंग्स में अल्लाह ताला ने करते हुए देखा, अल्लाह ताला ने दिखाया हमें। और वो चीज़ें जो अभी मिसाना भी बात कर रही थी कि लगता था, बातें लगती हैं मोटिवेशनल, एक वो लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरिटा इज़ नॉट अ मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट, इट्स अ प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट, जो आपको वो सॉल्यूशंस देता है। और वो भी हम कोई 30 मार खान नहीं है। सिर्फ इसकी वजह यही है, जो कि मैंने शुरू में आप लोगों से बात की, कि वेरिटा इज़ ट्रुथ और सच है, तो अल्लाह ताला की हेल्प होती है इसके अंदर। वरना हम लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सके। वो हम सिर्फ अपनी कोशिश करते हैं, वसीला बनते हैं, और वो अल्लाह ताला उसके रिजल्ट्स देता है। तो 2014 से मैं यहाँ हूँ। उसके बाद मेरी यहाँ पे शादी भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, और मेरी वाइफ जो है वो भी वेरिटा की स्टूडेंट हैं, और शी इज़ ऑल्सो टीम मेंबर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। कहना ये है कि हमने आप लोगों को, थोड़ा सा लगेगा शायद आपको वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इट्स ऑलवेज, जो हम भी लोगों से बात करते हैं कि किसी की बात सुने तो ये पता होना चाहिए कि बात कौन कर रहा है। तो डेट्स वाई हमने ये आप लोगों को, थोड़ा सा शायद बोरिंग भी लगे, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, वंस फॉर ऑल आप लोग जान सकें कि हम लोग कौन हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, और किस वजह से कर रहे हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में होना है ना, इसके बाद तो सवाल ही सवाल हैं फिर। और उसके बाद तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उससे आप लोगों के सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट्स में भेजें, हमारे फ़ोन नंबर पे भेजें, स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। और हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ वीडियोस लेके आते रहेंगे। Looking forward to your questions. Thank you. मैं बोल नहीं रहा था, मैं आपको बता नहीं, आप बोल नहीं रहे। मैं आपको बता रहा था कि आप क्लोज कर दे। हो गया क्लोज, कर दिया तुमने क्लोज। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, बस इसी तरह होता है क्लोज भाई। ये क्या बात हुई? अब हम फिर से ये सारी बात रिपीट करें? आप वो फॉर्मेट कर रहे होते हैं, इतना टाइम होना सी जाया करिए। अच्छा, मैं देख भी इधर रहा था, तो उसमें क्या? हमसे बात कर रहे थे ना, हम भी तो बात कर रहे थे, आपको देख रहे थे। अच्छा चलो ठीक, डन जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस इनफॉर्मल सेटिंग में हम आप लोग ये जरूर डालिएगा। उस किताब का नाम था, सॉरी मैं आपकी बात कैसे करती हूँ, आपके पास कहाँ क्या पड़ा हुआ खाने के लिए? वो ये इसको चुप रहने के लिए देंगे मुझे। हाँ मच्छी है तुझे, तू रिकॉर्डिंग करने देगी हमको करने दो। मैं फिर उसको अंदर ले जाती हूँ कमरे में। ख्याल है तो क्या कर लिया, कभी डाली कब का याद आ जाता है ना उसमें। यहाँ पे कप का कौन सा पड़ा हुआ है? इधर तो कोई कप का नहीं है। ओ गुलिया नहीं है कप का, कोई मुझे ला के दे कप का, मुझे नहीं पता। चुईया
से। हाँ मेरा बच्चा।